नमस्कार दोस्तों। क्रिएचर यूट्यूबर विनीत के चैनल पे आपका कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि स्वागत है। और मैं फिर से एक बार आ चुका हूँ आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा मुद्दे पे बात करने के लिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को अपने सेगमेंट में देश दुनिया के साथ साथ इंटरनेशनल स्तर की भी बात करता हूँ, तो आज फिर से एक नए मुद्दे नए क्लेवर के साथ मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ। तो नमस्कार। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी छक्के पे छक्के मार रहे हैं और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, वो एक मजे हुए टेस्ट प्लेयर की तरह बैटिंग कर रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसके पीछे के कई सारे कारण बताऊंगा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आप देखे होंगे कि 2024 के चुनाव होने के बाद जिस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे आ चुकी थी और विपक्ष फ्रंट फुट पे खेल रही थी और हर एक झूठ को एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड करने का काम कर रही थी विपक्ष, और उसमें वो बड़े अच्छे तरीके से कामयाब हो रही थी। और बीजेपी क्या कर रही थी कि उस चीज़ को फ्रंट फुट पे खेलने के बजाय उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं कि आ, जब कोई नेता अगर संत समाज से हो और उस संत समाज से नेता बने तो उसके अंदर हर तरह की सूझबूझ होती है। चाणक्य की नीति भी होती है, तो कृष्ण के धर्म का चक्र भी होता है। और ये चीज़ तो योगी आदित्यनाथ जी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बात हम करेंगे योगी आदित्यनाथ जी के एक स्टेटमेंट का। उन्होंने क्या बोला है, तो उन्होंने ये बात बोली है कि अखिलेश यादव पे उन्होंने बेसिकली एक कमेंट किया है और बहुत अच्छा कमेंट किया। अगर उसके ऊपर एनालिसिस किया जाए तो वो बात गलत भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो जिस तरीके से लाल लाल टोपी लगाते हैं और लाल टोपी न सिर्फ लगाते हैं बल्कि ये लाल टोपी वाले लोग का कारनामा भी बहुत खतरनाक स्तर का है। मतलब ये जो कारनामा करते हैं ये बिल्कुल अलग स्तर का कारनामा करते हैं। तो भाई अब बात तो आपको जानना पड़ेगा। तो बात इस बात की है कि 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तो आप लोग बहुत देखे होंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था, किस तरीके से क्राइम और जुर्म की दुनिया इस तरीके से फल फूल रही थी कि पुलिस भी उनके ऊपर हाथ लगाने में डरता था। चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे करप्शन और भ्रष्टाचार की बात हो, और चाहे आप उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी बिजनेस और इंडस्ट्रियलाइजेशंस की बात हो, सब नगण्य और शून्य हो चुका था। हर एक जगह पे भ्रष्टाचार, क्राइम तो इतना चरम कि बहन बेटियों को कब घर से उठा लिया जाए कहा नहीं जा सकता था। इस स्तर का डर और माहौल उत्तर प्रदेश में हो गया था। और दंगा और फसाद तो एक आम बात थी। दंगा और फसाद कब कहाँ हो जाए ये कोई राइट्स नहीं था। लेकिन जब से 2017 के बाद आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को 7 साल हो गए सत्ता संभालते हुए, और इन 7 सालों में आप लोगों ने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी जब से सत्ता संभाले हैं, संभालने के बाद तब से यूपी की कानून व्यवस्था, यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर्स, या यूपी के अंदर जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग हैं किस तरीके से थर थर काँपते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि जितने भी क्राइम करने वाले नेता होते थे या उनके गुर्गे होते थे, पुलिस हाथ लगाने से भी डरती थी। क्या होता था उनके साथ कि उनके साथ कब उनकी नौकरी ले ली जाती थी कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन आज के समय में आप लोग ये नहीं कह सकते हो, कोई भी, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो या विरोधी ही हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि ऊपर के लेवल पे योगी आदित्यनाथ जी के लेवल पे या उनकी टीम के लेवल पे कोई करप्शन का एक चार्ज हो या कोई पैसा पहुंचाता हो वो खाते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी करप्शन पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। जब एक गंदी नाली होती है या एक गंदा नदी होता है या एक गंदा तालाब होता है तो उसको साफ करने के लिए बहुत सारे समय लगते हैं। तो इस तरीके से पिछले कुछ समय से, पिछले 7 सालों से आप लोग देख रहे होंगे कि जिस तरीके से स्थिति दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की अच्छी होती जा रही है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रीज भी आ रही है, आज लोग निवेश भी कर रहे हैं, और ये उनको विश्वास है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये हर तरीके से सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। आज क्रिमिनल क्राइम करने से पहले 20 बार सोचता है कि अगर कुछ भी इस तरीके की घटना करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है, इनकाउंटर होता है, उनके पैरों पे गोली मारी जाती है, दहशत
फैलाया जाता है। आज दहशत किसके बीच में है? प्रजा के बीच में नहीं दहशत है, आज दहशत उन अपराधियों के बीच में है। एक बार जब योगी आदित्यनाथ जी वार्निंग देते हैं तो समझ लो कि अब उनकी दिन जेल के अंदर बीतने के लिए वो तैयार है। और सबसे बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि 2017 से पहले क्या होता था कि उत्तर प्रदेश के टॉप कुछ जिलाओं में क्या होता था, बिजली जाती थी, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की क्या कंडीशन और क्या हाल थी आप लोगों से छुपा नहीं था। बहुत स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, दयनीय कंडीशन थी। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ बिजली मिल रहा है बल्कि रोजगार भी मिल रहा है, इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से इंडस्ट्री फल फूल भी रही है और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी लगभग 1 ट्रिलियन के करीब पहुंचने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भारत की जीडीपी देखी जाए तो 5 ट्रिलियन के समथिंग, और 1 ट्रिलियन उसमें अगर उत्तर प्रदेश एक्वायर कर ले तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वैसे भी उत्तर प्रदेश की जीडीपी अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वो राज्य है, 25 करोड़ आबादी का राज्य है। इसमें तो यूरोप के और बहुत सारे एशिया के कई सारी कंट्रीज भी आ सकती हैं। तो ये है योगी आदित्यनाथ जी का खेलने का तरीका। वो कभी भी अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेते, उनको उनके भाषा में जवाब अगर देना है तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से सीखे। और ये एक बार नहीं, कई अनगिनत बार उन्होंने ये चीज़ साबित कर रखा है। चाहे बात हिंदू धर्म की हो, अभी कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था कि बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि किसी के साथ हिंसा करो, उन्होंने ऐसे ही वे बात नहीं की थी कि हिंसा करने के लिए उकसाता, लेकिन उन्होंने जो बात बोली थी कि अगर बटोगे तो कटोगे का मतलब ये है कि भारत कहाँ से कहाँ तक था। आज बटने के ही वजह से भारत सीमित होते 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 आज भारत का दायरा बहुत छोटा हो गया, यानी हिंदुओं का दायरा बहुत छोटा हो गया। आज़ादी के पहले हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी, आज़ादी के बाद हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी, किस तरीके से हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ था और किस तरीके से हिंदुओं का डिक्लाइन से ग्रोइंग हुआ और फिर डिक्लाइन हो रहा है। तो ये बंटने की वजह से है आज। अच्छा एक बात बताइए, जितनी भी पार्टी है योगी आदित्यनाथ जी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी पार्टी, कोई भी हिंदू हित की बात करता है, कोई आता है जाति की बात करता है, कोई आता है दलित, पिछड़ा, अगड़ा, फलाना ढिमकाना, इसकी बात करता है। तुम लोग कब ये बात करोगे कि हिंदू यूनाइटेड है? किसी भी हिंदू को रोजगार चाहिए, किसी भी हिंदू को धर्म बचना चाहिए, किसी भी हिंदुओं की बहन बेटी बचनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑल। तो ये काम योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जनता के बीच में पॉपुलर है। आज जनता का कोई भी एक व्यक्ति, चाहे सरकार के बहुत कामों से नाराज हो, सरकार के बहुत कामों से खुश हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कोई क्रिटिसिज्म करते हुए नहीं मिलेगा। तो ये उनकी पॉपुलैरिटीज़ है। अब ये उनकी पॉपुलैरिटीज़ कैसे बनी? तो ये उनकी पॉपुलैरिटीज़ लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे होने से बनी। उन्होंने दिखाया कि अगर किसी बेटियों के साथ तुम गलत करोगे तो बीच चौराहे पे तुमको टांग दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तुमको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से इनके राज में, इन पिशाचों के राज में जिस तरीके से घटनाएं घटती थी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके पास कुशल राजनीतिज्ञ का, अगर कुशल राजनेता बनने का अगर कैपेसिटीज़ और आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप एक अच्छा राजनेता नहीं बन सकते। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, खपाना पड़ता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने आप को मेहनत किया है, खपाया है, तब आज वो इतना निखर के आया है। और ये लोग क्या है, मलाई खाते हैं, बने बनाए चीज़ इन लोगों को मिल गया है। योगी आदित्यनाथ जी को बना बनाया चीज़ तो नहीं मिला। उसके बाद सरकार की बहुत सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं, बहुत अच्छी है। अभी देखिए सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि भाई अगर आप लोग भाईचारा की बात करते तो नेम प्लेट दिखाने में क्या दिक्कत है? आप जनता को या हिंदुओं को मूर्ख बना के क्यों अपने दुकान को चला रहे हैं? कोई वैष्णो माता के नाम से ढाबा खोल रखा है, कोई लक्ष्मी माता के नाम से, कोई हिंदू किसी तीर्थ स्थल के नाम से, और उसके मालिक कौन है? तो ये सब चीज़ें सोचने वाली बात है। अगर इस पे विचार नहीं किया गया तो ये चीज़ें खतरनाक स्तर की हो सकती थी। तो योगी आदित्यनाथ जी ने हर एक मुद्दे को लिया कि भाई हमारे कांवरियों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए, और बात सही है। तो ये कौन कर सकता है? ये संत समाज ही कर सकता है। संत समाज का एक व्यक्तित्व करने वाला ही कर सकता है, क्योंकि उसको धर्म की अच्छी परख है, धर्म के बारे में वो जानता है। अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के ऊपर। पश्चिम बंगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है।
और सही मायने में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना बहुत ही नित्य जरूरी हो चुका है। लेकिन इसके पीछे एक बात करते हैं, सेंट्रल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पता नहीं उनको किस बात का डर है कि वो कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, या उनको क्या ऐसा इनपुट है जो वो एक्शन लेने से डर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा धर्म और हमारा शास्त्र कहता है कि जब किसी भी राज्य या किसी भी देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार इस स्तर तक बढ़ जाए तो उस राज्य को चलाने का, उस राज्य के राजा का कोई अधिकार नहीं होता, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अन्यथा ऐसा बर्खास्त न करने वाला भी उतना ही दोषी माना जाता है जितना क्राइम करने वाला दोषी माना जाता है, या जितना चलाते हुए अपने राज्य में क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए दोषी है। आप अगर मौन भी हैं, अब देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो बड़े बड़े योद्धा उस सभा में मौन थे, तो कृष्ण ने एक ही बात तो बोली कि सारे के सारे दोषी। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी, अगर आप देश के राजा हैं तो एक राज्य की राजा आपसे बड़ी नहीं हो सकती। अगर आज आप मौन सहमति आप अगर देंगे तो आपको न सिर्फ जनता ही नहीं माफ करेगी बल्कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे, आपके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा और आपको मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा ऊपर जाकर। इसलिए समय आ गया है कि त्वरित एक्शन लें, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि चीजें बद से बदतर होती चली जाए। तो उसको बचाने के लिए आपको मौन नहीं रहना, एक्शंस लेना है। पावरफुल देश के पावरफुल राजा है प्रधानमंत्री, और कभी भी कोई भी अराजकता एक सीमा से अगर ऊपर हो जाए तो उसको बर्दाश्त करना नहीं है। देश दुनिया की बात करते हैं तो भारत में इस समय बरसात का मौसम है और बहुत कई सारे इलाकों में जलमग्न की वजह से बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है, फ्लड की स्थिति भी बनी हुई है। तो सारे लोगों से ये विनती है कि जहाँ भी ऐसी कंडीशन बने, फ्लड की स्थिति बने, कृपया वहाँ से उस स्थान को छोड़ के किसी ऊंचे स्थान पे जाएं, अपने आप को बचाएं, अन्यथा जान माल का खतरा भी हो सकता है। नित्य जागरूक बने, नित्य अपने आप को धर्म से जोड़ें, पूजा पद्धति को अपनाएं, बच्चों को धर्म का ज्ञान दें, धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या कैसे है उनको बताएं। एटलीस्ट कम से कम उनको कुछ इम्पॉर्टेंट मंत्र तो जरूर याद करना चाहिए, उनके बच्चों को जरूर याद करना चाहिए जो सनातन से जुड़े हुए हैं, वो अपने बच्चे को कुछ मंत्र सिखाएं। बेटियों को खास तौर से जागरूक करें जिससे वो लव जिहाद के शिकार न बन पाए, जिससे बेधर्मी कोई दूसरे धर्म में उनको उनके भोलेपन उनके भोलेपन और उनकी सहिष्णुता को कमजोरी न समझे। तो धर्म सिखाएंगे तो जागरूक बनेगी, उनको ऊंच और नीच का ज्ञान होगा तो बेटियां बचेंगी, और बेटियां बचेंगी तभी हम बचेंगे, क्योंकि बेटियों से ही हमारा अस्तित्व है। और जिस हिसाब से बेटियों पे अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अभी कल का एक घटना उत्तर प्रदेश में हुआ है, वहाँ पे भी एक बच्ची के साथ रेप की घटना घटित हुई। समाज बहुत घृणित स्तर पे दिन प्रतिदिन जा रहा है, कोई भी इस पे समाज खुल के चर्चा नहीं कर रहा है, समाज इस पे बात नहीं करना चाहता है। सब अपने बारी का इंतजार करते हैं कि साथ मेरे साथ घटेगा तो मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, चिल्लाऊंगा, चीखूंगा। घटनाएं घटती है तो समय और तारीख और डेट देख के नहीं घटती है, इंसान देख के नहीं घटती है। जुर्म की दुनिया इतनी बढ़ती जा रही है कि आज भारत की स्थिति महिला क्राइम के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 9 कंट्रीज में आती है। ये बहुत शर्म की बात है कि आज हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सशक्त नारी, नारी सशक्त तो सब सशक्त, ये बातें कहने तक नहीं सीमित होनी चाहिए। इसका एप्लीकेशन जमीनी स्तर पे होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां बचेंगी तभी हमारा धर्म बचेगा। नवरात्रि आ रहा है, लोग माता की पूजा करते हैं,
और बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, माता कभी खुश नहीं है। अगर हम बेटियों को बचाएंगे तो माता जो है वो ऑटोमेटिकली खुश रहेंगी और हमको सशक्त बनाएंगी। अपनी बात को विराम देते हैं। जय